सैयारा देख के रोने वाले लोगों को रोने दो, पर हम देखते हैं असली लव स्टोरी और जानते हैं यांग और एसुन की जिंदगी में आगे क्या हुआ। बसंत का मौसम आता है। एसुन और यांग वॉन सिक अब 19 साल के हो चुके थे। यांग की दादी से भागने के बाद एसुन चिढ़ के बोलती है कि तुम्हारी दादी को क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं कभी भी इस आइलैंड पे रहने वाले इंसान से शादी नहीं करूंगी। पर एसुन कुछ भी कह ले, वो यांग को काफी पसंद करती थी। वो यांग से मिलके काफी खुशी खुशी नाचते हुए घर आती है। उसका छोटा भाई सुन नाम खाना खा रहा होता है और वो अपनी बहन सुनबोंग को ढूंढती है। उसे लगता है वो पर्दे के पीछे छुपी है, पर जैसे ही वो पर्दा हटाती है उसका सौतेला बाप किसी औरत के साथ बैठा होता है और एसुन को देख के चौंक जाता है। एसुन अपनी दादी और चाचा के पास जाती है, पर उसका चाचा अभी भी उससे दुर्व्यवहार करता है और कहता है कि तुम काम उस घर का ही कर रही हो और मदद मांगने यहाँ आई हो। हमारा घर भी तंगी में चल रहा है। तुम कॉलेज जाने की जिद छोड़ दो और फैक्ट्री वगैरह में काम करो और इस घर का ख्याल रखो। एसुन समझ जाती है कि यहाँ बात करना बेकार है। वो वहाँ से भी चली जाती है। घर आके देखती है तो इस नई औरत ने उसकी माँ की तस्वीर उठा के जमीन पे फेंक दी होती है। एसुन ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। पूछने पे कहती है कि मैं कुछ दिन में तुम्हारे पिता से शादी करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी पहली पत्नी की फोटो यहाँ लगी रहने दूंगी? एसुन तय कर लेती है वो यहाँ नहीं रहेगी। वो अपने पिता से अपनी कमाए हुए पैसे मांगती है, जो उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के और गोभियां बेच के कमाई थी। पैसा मांगने पे उसका पिता चुप रहता है। उसने एसुन से वादा किया था कि अगर वो उसके बच्चों को पालने में मदद करेगी तो वो उसे उसके पैसे से कॉलेज भेजेगा। वो औरत कहती है कि अगले साल तक इस घर में एक और बच्चा आ जाएगा। इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये तुम्हें पैसा कमा के दे। एसुन अपने सौतेले पिता की चुप्पी देख के समझ जाती है कि वो पैसा नहीं देगा। अब एसुन ना तो अपने सौतेले बाप के पास रह सकती है और ना ही चाचा के साथ। वो रोती हुई यांग के पास जाती है। यांग उसे रोता देख के गले लगाता है और खुद भी रोने लगता है। रात होती है। यांग अपने घर से और एसुन अपने घर से थोड़े बहुत गहने और शादीशुदा दिखे वैसे कपड़े पहन के भागते हैं। एसुन यांग को आखिरी बार समझाती है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो जा सकता है, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा नहीं आ सकते और हम मरे या जिए हमें एक दूसरे के साथ ही रहना पड़ेगा। पर यांग एसुन को कहाँ छोड़ने वाला था। वो कहता है इससे ज्यादा अच्छा मुझे कभी नहीं लगा, और दोनों भाग जाते हैं। सुबह होती है। जिस शिप से दोनों भाग रहे होते हैं वहाँ एक ऑफिसर उन्हें पकड़ लेता है, देख के कि वो माइनर्स हैं जो घर से भागे हुए लग रहे हैं। पर एसुन तर्क करते हुए उसे यकीन दिला देती है कि वो दोनों शादीशुदा हैं और अडल्ट हैं। वो बुशान पहुंचते हैं। वहाँ वो एक ज्वेलरी शॉप में अपने गहने बेचने जाते हैं, पर उसके लिए भी उनसे आईडी मांगा जाता है। तो आईडी ना हो पाने की वजह से वो गहने नहीं बेच पाते। वहाँ से निकल के उनके वॉलेट चोरी हो जाते हैं। अब उनके पास थोड़े भी कैश नहीं होते। उन्हें एक होटल रूम की जरूरत है। वो जाते हैं और जब अपना हाल बताते हैं कि हमारा वॉलेट चोरी हो गया है, तो उन्हें होटल की मालकिन कमरा दे देती है। दोनों रूम में थके हारे भूखे प्यासे पहुंचते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। यहाँ यांग की माँ उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है, पर उसका असली मकसद अपने बेटे को ढूंढना नहीं, बल्कि उसने जो उसका फेवरेट सोने का मेंढक चुराया है वो होता है। यहाँ होटल की मालकिन उनके लिए स्वादिष्ट डिनर और पीने के लिए कुछ लाती है। दोनों को आश्चर्य होता है, पर भूख और प्यास ने उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी होती है और वो तुरंत खाने पे टूट पड़ते हैं। खाना खत्म करके जल्द ही वो बेसुध सो जाते हैं। सुबह होती है। यांग की नींद खुलती है। वो देखता है कमरे से उनका सूटकेस गायब है और दरवाजे के नीचे से उन्हें होटल और रात के खाने पीने का बिल भी पकड़ाया हुआ है। वो रिसेप्शन पहुंचता है और कहता है कि हमारा सूटकेस गायब है। वो दोनों पति पत्नी जो होटल के मालिक होते हैं कहते हैं हमने तुम्हें किसी सूटकेस के साथ आते हुए देखा ही नहीं। ये सब पैसा ना देने के बहाने हैं। वो पैसे मांगते हैं और धमकी देते हैं कि पैसा नहीं दिया तो पुलिस को बता देंगे कि वो माइनर्स हैं और घर से भागे हुए हैं। दोनों डर के वहाँ से निकलकर सड़क पे बैठे सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। एसुन को तो सूटकेस से ज्यादा जाने का धक्का उसकी माँ की तस्वीर जाने का था। तो फिर उनके दिमाग में एक प्लान आता है, चोर के घर से चोरी करने का। वो रात होने का इंतजार करते हैं और चुपके से उसके घर में घुसते हैं। वो उस रात जो बलि का बकरा बनने वाली थी उसे समझाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए कमरे की लाइट बंद मत करना।
यहाँ दोनों चोर पति पत्नी बैठ के कमरे की लाइट बंद होने का इंतजार करते हैं, पर लाइट बंद नहीं होती। एसुन और यांग दोनों नजर गड़ाए उनके सोने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो गहरी नींद में सो जाते हैं, दोनों दबे पांव से उनके कमरे में घुस के अपना सामान ढूंढते हैं। उन्हें सामान तो नहीं मिलता, पर कैश बॉक्स मिलता है और वो उठा के वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि एसुन को चोर की बेटी के सर पे अपनी माँ की क्लिप दिख जाती है और वो उसे निकालने लगती है। बेटी की नींद खुलती है और वो जोर से चिल्ला देती है। दोनों वहां से भागते हैं, पर पकड़े जाते हैं। फिर दोनों को मार पीट के एसुन और यांग वहां से जान बचा के भागते हैं, पर अगले ही पल वो पुलिस से पकड़े जाते हैं और पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। यांग की माँ आती है। वो यांग के गले लगा के पूछती है कि सोने का मेंढक कहाँ है। वो उन्हें वहां से छुड़ाती है। इधर चोरनी उसकी ज्वेलरी लेके दुकान में पहुंचती है उन्हें बेचने के लिए, पर दुकान वाली पकड़ लेती है कि गहने चोरी के हैं। यहाँ यांग की माँ चोर के घर आती है और पैसे देने की लालच देती है और अपने गहने मांगती है। चोरनी फिर भी उससे बहस करती है कि पहले पैसे दे, फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और पुलिस वहां आ जाती है और चोरनी को पकड़ के ले जाती है। उसकी माँ सूटकेस लेके बाहर आती है। उसकी माँ एसुन को जेजू आइलैंड वापस लेके आती है। वहां पहुंचते ही पहले तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और हर कोई एसुन के बारे में बुरा भला बोल रहा होता है, जबकि यांग को कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। एसुन के चाचा भी उसे बुरा भला सुनाते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। यांग को उसके घर पे उसकी दादी और पिता मिलके बहुत डांटते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि अगर उसके मन में ये है कि वो उस लड़की से शादी करेगा तो हम एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, और उसे उससे दूर रहने को कहते हैं। यांग एसुन के घर पहुंचता है। एसुन की दादी कहती है कि तुम लड़के हो, तुम्हारे भागने को लोग बहादुरी समझेंगे और एसुन को खराब समझेंगे। यांग उनसे लड़ता रहता है। यहाँ एसुन कमरे में बंद होती है। यांग की माँ एसुन को प्यार से समझाने आई होती है कि यांग से दूर रहे, और यांग एसुन के चाचा से बात करने जाता है कि अगर आप लोगों से एसुन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो मुझे उससे शादी करने दो, मैं ख्याल रखूंगा। उसके चाचा उसे समझाते हैं कि तुम्हारी फैमिली ये कभी होने नहीं देगी। एसुन सारी बातें सुन रही होती है और कमरे से बाहर आके रोती हुई यांग से चिल्ला के बोलती है कि मैं तुमसे खुद शादी नहीं करूंगी, वरना तुम्हारा परिवार मुझे बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देगा, और उससे कहती है कि मैं तुमसे भी अमीर लड़की से शादी करूंगी। एसुन की बात सुन के यांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ एसुन की चाची उसे एक लड़के से मिलाने ले जाती है जो उससे उम्र में काफी बड़ा होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लड़का एसुन से कहता है कि मैं तुमसे काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई बहनों को बड़ा किया है तो मेरे बच्चों को भी बड़ा कर ही लोगी। एसुन अपनी किस्मत स्वीकार कर चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी किस्मत में किसी की काम वाली बनना ही लिखा है। वो मन मन में सोचती है कि आज माँ होती तो उसकी ऐसी हालत नहीं होने देती। वो कुछ नहीं कहती। जब एसुन की माँ की दोस्त यांग की माँ को सुना रही होती है कि तुम उस अनाथ बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, उसकी शादी ऐसे लड़के से क्यों करा रही हो, तब यांग सुन लेता है और गुस्से में और रोता हुआ एसुन के घर जाता है। यहाँ एसुन उस आदमी के साथ आ रही होती है, तभी वो उससे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा होता है। एसुन भी गुस्से में उससे पूछती है कि तुम्हारी पहली बीबी ने तुम्हें क्यों छोड़ा। आदमी को उसका उल्टा जवाब पसंद नहीं आता। तभी यांग वहाँ पहुँचता है और एसुन का हाथ पकड़ के उस आदमी के सामने से उससे बात करने ले जाता है। तब एसुन उसे साफ साफ समझाती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि एक तो उसके परिवार ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें फंसाया है, और दूसरा तुम अभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो। वो कहती है मैंने जिंदगी में सिर्फ गरीबी देखी है, मैं अमीर बनना चाहती हूँ ताकि पोएट बन सकूं, कॉलेज जा सकूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं और आगे बढ़ूं तो तुम्हें जाना होगा। यांग का उसकी बातों से दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो उसकी जिंदगी से चला जाता है। उसके जाने के बाद एसुन भी फूट फूट के रोती है। कुछ दिनों में यांग आइलैंड छोड़ के जा रहा होता है और तभी दिखाते हैं कि जब यांग की माँ एसुन से बात करने आई होती है तो वो पहली अफवाहों में से एक अफवाह ये भी थी कि यांग बहुत अच्छा रनर है। तो एसुन उसकी माँ से ये बात कंफर्म करती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके चक्कर में यांग अपनी काबिलियत दबा रहा है। वो तभी सोच लेती है कि वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी। यहाँ यांग स्पोर्ट्स के लिए शहर छोड़ के जा रहा होता है, जिसकी उसे कोई खुशी नहीं होती। वो बस इसलिए जा रहा होता है ताकि वो एसुन के रास्ते में ना आए।
एसुन उस आदमी से शादी करने के लिए मान जाती है। आदमी कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया बच्चा समझ के, पर तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ और तुम्हें पैसे दूंगा। एसुन कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं शादी बस इसलिए कर रही हूँ कि ना तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। कहते हुए एसुन को अपने बचपन की बात याद आती है, जब वो छोटी थी और पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। जब उसे लगता था कि वो बड़ी होकर जो चाहे वो कर सकती है। पर तभी जब एसुन की माँ की दोस्त यांग से पूछती है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, वो कहता है, मैं पहला सज्जन आदमी बनूंगा। तब सब उसकी बात पे हंसते हैं। यहाँ एसुन इस आदमी से कहती है कि मुझे शादी करने की जगह मुझे काम पे रख लो और पैसे दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी। आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो मुझे ऑलरेडी एक काम वाली मिल रही है, तो मैं अलग से पैसे क्यों खर्चूं। उसकी बातें सुन के एसुन को एहसास होता है कि वो कुछ तो गलत कर रही है। वो वहां से भागती है और यहाँ यांग की शिप जाने लगती है और उसकी माँ और दादी राहत की सांस लेते हैं कि चलो बला टली। पर तभी उन्हें एक आवाज आती है। कोई लड़की यांगोन से चिल्लाती हुई शिप की तरफ पागलों की तरह दौड़ रही थी। यांग को शिप की तरफ दौड़ती हुई एसुन दिखती है, पर शिप दूर निकल जाती है। एसुन एक बार फिर से समुद्र किनारे बैठ के किसी अपने को दूर जाता देखती है। यांग को फिर से वही ऑफिसर मिलता है। वो बोलता है कि बोट फिर से किनारे पे ले लो, पर वो नहीं लेता। उसका दोस्त उसे समझाता है कि कोई बेवकूफी ना करे। पर तभी गांव वाले देखते हैं कि कोई तैरता हुआ तेजी से किनारे की तरफ आ रहा है और वो यांग ही होता है। वो आता है और एसुन से मिलता है, उसे गले लगा के उसे चुप कराता है। उसकी माँ और दादी की कोशिश एक बार फिर से नाकामयाब होती है और एसुन की माँ की दोस्त बहुत खुश होती है। यांग की छोटी बहन का फ्यूचर दिखाते हैं, जिसमें वो एसुन और यांग की बेटी को बता रही होती है कि उसके माँ बाप बचपन में घर से भागे थे। पास बैठी एसुन की नजर दीवार पे लगी तस्वीरों पे पड़ती है और वो सोचती है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी वो दोनों काफी खुश थे। 18 साल की उम्र में एसुन अपना परिवार शुरू कर लेती है और यंग अपना गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना छोड़ के एक अच्छा पिता और पति बनता है। एसुन उससे पूछती है कि क्या वो इस बात से दुखी है। उस पे यंग अपनी बेटी को देखते हुए कहता है कि ये सब मेरे लिए किसी गोल्ड मेडल से कहीं ज्यादा है। दोनों अपने लिए लिए फैसले से काफी खुश होते हैं। उन्हें कभी अपना सपना छोड़ने का दुख नहीं होता। एसुन अपनी शादी के दिन याद कर रही होती है। वो यंग के साथ अपनी शादी का जोड़ा खरीदने गई होती है और खुशी खुशी उनकी शादी होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।